सुनिए जी, मेरी दवाई आप ले आइए ना। बहुत थकावट रहती है, हाथ पैर भी काम नहीं करते, घुटनों का दर्द भी अब बढ़ चुका है। कौशल्या जी अपने पति रमेश जी से बोली, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती हो? क्यों झाड़ू पोछा करके अपने हाथ पैर तोड़ रही हो? वैसे भी घर कहाँ गंदा होता है, ले देकर हम दो ही लोग हैं इस घर में, रमेश जी ने कहा। जानती हूँ कि ले देकर हम दो ही लोग इस घर में हैं, पर साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है ना। और अब पोछा कहाँ लगाती हो, सिर्फ झाड़ू ही तो लगा रही हूँ। कौशल्या जी रमेश जी को टालते हुए बोली, ठीक है आज दवाई ले आऊँगा, पर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम यहाँ मेरे पास बैठो तो सही। रमेश जी के कहने पर कौशल्या जी जैसे तैसे सोफे पर आकर बैठी। हाँ बोलो, क्या बोलना है और जल्दी बोलो। अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। खाना तो मैं बना देता हूँ, आखिर खिचड़ी तो बनानी है। हमारे लिए कौन सा पकवान बनने हैं? हाँ हाँ, अब इस बुढ़ापे में पकवान खाओगे। बालों में सफ़ेदी आ गई, लेकिन जीभ का स्वाद नहीं गया। अच्छा जीभ अब हमारे बालों की सफ़ेदी डिसाइड करेगी कि हमें पकवान खाना चाहिए या नहीं। खाने को तो हम भी पकवान खा लेते, पर क्या करें, इस डायबिटीज ने पकवान ही बंद करवा दिए। रमेश जी हंसते हुए बोले, अच्छा चलो छोड़ो, बताओ क्या बात करनी है जिसके लिए तुमने काम छुड़वाकर मुझे यहाँ बैठा लिया? कौशल्या जी के पूछने पर रमेश जी थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, मैं क्या सोच रहा था कौशल्या, कि हम ये घर बेच देते हैं। अरे क्यों, कितनी मेहनत से बनवाया था हमने ये घर, याद है ना आपको? पाई पाई जोड़कर हमने ये मकान खड़ा किया था, और तुम कह रहे हो कि इसे बेच देते हैं। नहीं नहीं, मेरे जीते जी मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। कौशल्या जी बीच में ही बोल पड़ी, कौशल्या मैं तुम्हारे इमोशन समझता हूँ, पर जब हमने ये घर बनवाया था तब हमारे दोनों बेटे हमारे साथ ही रहते थे, और इस घर को बनाने के पीछे कारण भी यही थी कि कल को परिवार बड़ा होगा तो कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए तो हमने ये घर बनवाया था, पर अब बच्चे तो यहाँ नहीं रहते और हम दोनों। रमेश जी की बात सुनकर कौशल्या जी मायूस होते हुए बीच में बोली, सच में अब बच्चे यहाँ नहीं रहते, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। पता नहीं ऐसे क्या कर्म किए होंगे हमने कि हम यहाँ अकेले ही रहते हैं। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी पेंशन से तो सिर्फ हमारा गुजर बसर होता है, और अब तुम भी काम करते हुए थक जाती हो तो मकान बेचकर छोटा घर ले लेंगे, जहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए एक मेड भी रख लेंगे। जब थोड़े बहुत हाथों में पैसे होंगे तभी तो हम ये कर पाएंगे, और वैसे भी हम दोनों जीव को इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है? पर मकान बेचना ज़रूरी है क्या? एक बार बच्चों से बात तो करके देखो। कौशल्या जी ने उम्मीद के साथ रमेश जी की तरफ देखा तो रमेश जी चुप हो गए। आखिर कौशल्या जी से कुछ कहना नहीं चाहते थे, जानते थे कि बच्चे मकान बिकने के नाम पर अपना हिस्सा लेने जरूर आएंगे, पर माँ बाप को लेने नहीं। आखिर अपनी स्वार्थी संतानों को बहुत अच्छे से जान चुके थे। कहने के लिए दो बेटों के माता पिता कौशल्या जी और रमेश जी का भरा पूरा परिवार है। दो बेटे विनोद और गोपाल, दो बहुएं संगीता और राधिका, दोनों के दो दो बच्चे, पर सब अपने आप में मस्त, किसी को भी माता पिता से कोई लेना देना नहीं। जब पिछले साल कौशल्या जी का एक्सीडेंट हुआ, उसी समय रमेश जी अपने बच्चों को अच्छी तरह से जान गए। कौशल्या जी का एक्सीडेंट हुआ है और अब कौशल्या जी की हालत क्रिटिकल है। यह सुनकर बच्चे यहाँ दौड़े चले आए थे। कौशल्या जी कोमा में चली गई थी और डॉक्टर भी एक तरीके से उम्मीद हार चुके थे। रमेश जी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उस समय कौशल्या जी के लिए उन्होंने भगवान की शरण में माथा टेकना भी सही समझा। उस दिन अस्पताल में कौशल्या जी के पास उनके भाई को छोड़कर रमेश जी मंदिर में माथा टेक कर कौशल्या जी के लिए प्रार्थना कर घर आए थे, पर उनके पैर अपने आप ही घर के बाहर दरवाजे पर ठिठक कर रह गए।
अगर मम्मी को कुछ हो गया ना तो उनकी ज्वेलरी तो हम लोग आधी आधी बांट लेंगे। पर मैं आपको कह देती हूँ, मैं पापा जी को नहीं रखूँगी अपने पास। मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, मुझसे नहीं होगी उनकी सेवा। ये बड़ी बहू संगीता की आवाज़ थी। तभी छोटी बहू राधिका भी बोली, ठीक है, मैं रख लूँगी पापा जी को, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पापा रह लेंगे घर के किसी कोने में, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है, हमें प्रॉपर्टी में से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा? कायदे की बात करो, ये बेबुनियाद वाली बातें यहाँ नहीं चलेगी। बड़ा बेटा गोपाल बीच में ही बोल पड़ा, क्यों भैया, हक चाहिए, जिम्मेदारी नहीं। कायदा तो ये भी कहता है कि पापा की सेवा और जिम्मेदारी आपको भी बराबर बांटनी पड़ेगी। आखिर आप भी तो बड़े बेटे हो, वह तो आप लेने को तैयार नहीं हो और बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। विनोद भी क्या कम था, वह भी बोल पड़ा। रमेश जी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह तो अपने बेटों को आज के ज़माने के राम लक्ष्मण समझते थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये बेटे राम लक्ष्मण कहलाने के लायक भी नहीं हैं। उन्हें तो लगा था कि एक्सीडेंट का नाम सुनकर ये लोग माँ की सेवा करने के लिए दौड़े चले आए हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह लोग माँ के मरने के बाद ज्वेलरी बांटने की बात भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में अपनी हिस्सेदारी जता रहे हैं। बेटा, जिस रास्ते तुम लोग आए हो उसी रास्ते चले जाओ। अपनी देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ, और जब तक तुम्हारी माँ की सांस चल रही है तब तक मुझे पूरी आस है, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी पत्नी के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। अचानक रमेश जी सामने आते हुए बोले। उन्हें अचानक सामने देखकर चारों की बोलती बंद हो गई। पापा, आप कब? गोपाल कुछ बोलने को हुआ, लेकिन रमेश जी ने हाथ जोड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी इस वक्त निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और लौट के मत आना कभी भी। प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए ना तुम्हें, तो अपनी प्रॉपर्टी खुद कमाओ। मेरी कमाई में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, चाहे मेरे मरने के बाद किसी अनाथ आश्रम को दान देकर चला जाऊं, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रमेश जी ने चारों को फटकार दिया। कुछ देर बाद सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन ये कोई रमेश जी का विश्वास था कि कौशल्या जी बच गई। तब से वह जब भी बच्चों से मिलने की जिद करती, रमेश जी कोई ना कोई बहाना बना देते। जब कुछ महीने बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई, तब रमेश जी ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर कौशल्या जी ने सिर्फ इतना ही कहा, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। अभी रमेश जी सोच ही रहे थे कि कौशल्या जी ने कहा, क्या सोच रहे हो जी, बच्चे ही तो हैं, गलती कर देते हैं, पर हम तो बड़े हैं, उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ कर देना चाहिए। कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती है कौशल्या, तुम समझती क्यों नहीं? पर अब ये घर सूना सूना सा लगता है, हम कब तक यूं ही अकेले रहेंगे? इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस घर को बेच देते हैं, इससे छोटा घर ले लेते हैं। विश्वास करो मुझ पर, अकेली नहीं रहोगी। रमेश जी ने कौशल्या जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। आखिर कौशल्या जी ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद रमेश जी ने ये घर बेचकर एक अनाथ आश्रम के पास छोटा घर ले लिया। उन्होंने घर के काम काज के लिए मेड रख ली। अब सुबह से शाम वह लोग अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाते, उनके साथ खेलते, अपना समय व्यतीत करने लगे और अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।